क्या आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं कि जो ज़िंदगी में पैसा बचाना चाहते हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। कुछ ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है उनका पैसा जाता कहाँ है। ना उनको कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन समझ में आता है, और वो ये सोचते रह जाते हैं कि हमारा पैसा न जाने कहाँ जाता है। हम चाहते तो अपने पैसे को हम ग्रो कर सकते थे, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कैसे किया जाए। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, अपने पैसे बचाना चाहते हो और अपने लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा, तब तक बेसिकली आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की हमारी जो बुक है उसका नाम है लिव ऑन लेस इन्वेस्ट द रेस्ट, और इसको लिखा है एंड्रयू क्रेग ने। जैसा कि इस बुक के नाम से ही सबसे पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि बुक का जो नाम ही बताता है कि लिव ऑन लेस इन्वेस्ट द रेस्ट, यानी कि अपनी जो आपकी इनकम है उससे कम पर आपको जीना है, और जो भी पैसा आपका बचता है उसको आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ये तो इसका मेन थीम जो है हम समझ गए हैं। अब इस बुक में से हम बाकी चीज़ें जानेंगे कि कैसे हम पूरे रोड मैप को जानेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को बचाएं और उस पैसे को हम इन्वेस्ट करें। इस बुक को ऑथर ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो है कि सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है। पार्ट 2 में हम जानेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। पार्ट 3 में इसके हम जानेंगे कि आपको SIP करनी चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए, किस मोड से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि आप कैसे एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, और लास्ट में हम जानेंगे अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि पार्ट 1 के बारे में, कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके डेट है, यानी कि पे ऑफ एक्सपेंसिव डेट, आपको सबसे पहले उसको ख़त्म करना है किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले। सपोज करो आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ से आपको 10% का रिटर्न अगर मिला, लेकिन आप अपने पर्सनल लोन पे आप 20% का रिटर्न अगर मान लिया बैंक को दे रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपका कर्ज है जिसका कि सबसे ज़्यादा ब्याज आप पे कर रहे हो, उसको आपको पहले निपटाना है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है एजुकेशन लोन हो जिसका बहुत कम आप बैंक को पे कर रहे हो सकता है आपका जो होम लोन है उसका आप क्या है कम पे कर रहे हो, लेकिन जिसका जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पे करते हो, आपका जो पर्सनल लोन है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पे करते हो। तो पहले आपको उसको फिनिश करना है, तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, अपना जो सबसे ज़्यादा कर्ज है आपका, जो सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट इसका पे कर रहे हो, पहले आपको उसको चुकाना है। उसके बाद आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है, बिल्ड अप अ रेनी डे पॉट ऑफ कैश, यानी कि अपने ऐसे समय के लिए कि जब सपोज़ करो आपकी जॉब चली जाए या कोई कुछ मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ऐसी स्थिति में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको तोड़नी ना पड़े। आपके पास एक कम से कम आपकी जो मंथली सैलरी है उसका कम से कम 3 महीना, 6 महीना या 12 महीने, जो भी आपको सूट करता हो, आप उसके लिए एक अपना इमरजेंसी फंड आप तैयार करके रख लीजिए। मान लो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 30,000 रुपये है, और इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने 6 महीने का मंथली एक्सपेंसेस यानी कि 1,80,000 रुपये आपके एक बैंक अकाउंट में एक FD के रूप में आपके पास 24 आवर पड़ा हुआ होना चाहिए, कि कभी भी ऐसे समय अगर आए आपकी ज़िंदगी में कि जब कभी आपकी या जॉब हो या कोई इनकम ना हो, ऐसा कोई समय आ जाए, तो उस समय आपको जो है कम से कम 6 महीने आप जो है अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सको, इतना आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले आपने क्या किया, अपने जो आपका एक्सपेंसिव डेट है उसको चुकाया, फिर आपने एक रेनी डे पॉट कैश के लिए आपने बनाना है। और अब बात आती है फाइंडिंग द मनी, यानी कि पैसे को ढूंढना इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। देखो, पैसा वैसे किसी के पास नहीं बचता है, लेकिन पैसे को बचाना पड़ता है। अब वो कैसे बचाओगे आप, सबसे पहले इसके लिए एक रूल है बेसिकली, हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी इनकम आती है हम पहले खर्च करते हैं, और जो पैसा हमारा बचता है उस पैसे को हम सोचते हैं हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन महान लोग हमेशा कहते हैं, जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है, वो लोग कहते हैं कि आपको क्या करना है, इनकम में से आपको अपनी सेविंग्स को पहले हटाना है, और जो भी पैसा बचता है उसको आपको खर्च करना है। मान लो आपकी जो इनकम है महीने की वो है 50,000 रुपये महीना, उसमें से आपको इसका जैसे 10% मान लो, आपने इसका 10% जो है वो अलग कर लिया, यानी कि 5,000 रुपये आपने जो है वो बिल्कुल अलग कर लिए। अब जो आपकी एक्सपेंसेस कवर होनी चाहिए वो 50,000 में से 5,000 को अगर आप लेस कर दोगे तो आपका जो है 45,000 रुपये आपके पास बचेगा। अब आपको अपनी सारी एक्सपेंसेस इसी 45,000 में पूरी करनी है।
तो आपने सेविंग को पहले अपनी अलग करना है, जो भी आपकी सेविंग वाला पार्ट है उसको पहले ही आप अलग कर दो और तब आप जो है अपना एक्सपेंसेस करो। यानी कि 45,000 रुपये जो आपके बच गए, अब आप एडजस्ट करो कि उसमें से अपना खर्चा कैसे चलाना है। और भी चीज़ों में आप कमी कर सकते हो, जैसे आप सपोज़ करो अपनी कार से आप अपने ऑफिस जाते हो, आप कार पूल कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ में कार पूल आप कर सकते हो। आप चाहो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज आप कर सकते हो। आप किसी ऐसे मकान में रेंट पे रहते हो जिसका किराया आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो, आप उससे थोड़ा सा कम के किराए में जहाँ पे आपको घर मिल रहा हो आप उसमें रह सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जो लग्जरी लाइफ है, महीने में अगर आप मान लिया 4 बार बाहर खाना खाने जाते हो, आप उसको कम कर सकते हो। वहाँ से आप महीने में 2 बार खाना खाने चले जाओ, 2 बार जो है आप कम कर लो, 2 बार का जो पैसा आपका बचता है उस पैसे को आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप इस तरीके से आपको पैसे ढूंढने हैं बेसिकली, कि कैसे आप पैसे को जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी इनकम को आप बढ़ा सकते हो, पार्ट टाइम आप कुछ काम कर सकते हो। आप अगर एक अच्छे टीचर हो, आप बच्चों को कुछ ट्यूशन्स दे सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। आपके पास कोई स्किल है, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कोई वीडियो एडिटर हो, तो इस तरीके से आपको देखना है अपनी कौन सी स्किल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम आप बढ़ा सकते हो और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सैलरी में से आपने एक पोर्शन अलग निकाल दिया, उसको आपने इन्वेस्ट किया। अपनी जो स्किल्स हैं उनकी स्किल्स के दम पे आपने महीने में कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा कमाया, 5,000, 10,000, 15,000, उसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप ढूंढोगे तरीके, तो आपको कोई ना कोई तरीका बेसिकली मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें इस पार्ट में हमने कवर करी हैं। अपने एक्सपेंसिव डेट को आप पे करो, एक अपना इमरजेंसी फंड बनाओ आप जो है, और अपने क्या करो, आप अपनी इनकम में से पहले सेविंग्स को हटा दो और उसके बाद आप जो है वो एक्सपेंसेस करो। तो यहाँ पैसा आपको जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। अब आपका जो पैसा आपका निकाल लिया आपने, उस पैसे को आपको अब इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अब इन्वेस्टिंग के पार्ट में हम क्या सीखेंगे, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग को बेसिकली इन्वेस्टिंग समझने की गलती करते हैं। यानी कि आज आपने कोई चीज़ खरीद ली और रातों रात आप उसको जो है वो उसके प्राइस बढ़ जाएं और कल मैं उसको बेच दूं और मैं उससे जो हूँ वो अमीर बन जाऊं। यानी कि आज अगर हमने सपोज़ करो ये कोई शेयर खरीद लिया 3,000 रुपये का, हम सोचते हैं कि वो 6 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर वो शेयर 3,000 का 6,000 हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर क्या करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होती है मार्केट, अगर वहाँ से उसको हमने घाटे में तक हम उसको बेच देते हैं तो हम इतना बड़ा नुकसान अपने लिए कर लेते हैं। तो ट्रेडर जो है बेसिकली, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग एक अलग आर्ट है, एक अलग स्किल है, जो उसके प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली, जिनको कि उसकी नॉलेज होती है, जो जानते हैं कि कैसे जो है वो उनको ट्रेडिंग करनी है। वो सीखते हैं पहले, उसमें सालों पहले उसको सीखते हैं, तब जाके बेसिकली वो ट्रेडिंग करते हैं। और इन्वेस्टिंग बेसिकली वो चीज़ है कि आपने क्या किया, आपने कोई क्वालिटी की चीज़ आपने खरीद ली और उसके आपने अपने पास उसको आपने होल्ड करके रखा लॉन्ग टर्म के लिए, वो आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि आप एक बीज बो रहे हो और वो बीज आपने बो दिया, आप उस बीज को समय समय पर पानी दे रहे हो और उस पौधे को आप बड़ा होने के लिए छोड़ रहे हो। एक समय ऐसा आएगा जब वो बीज एक बड़ा पेड़ बनेगा और वहाँ से आपको बहुत सारे फल देगा। तो इन्वेस्टिंग को आप इस तरीके से बेसिकली समझ लो। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। बहुत से लोग ये वो करते ट्रेडिंग है लेकिन उनको लगता है कि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वो आज वो 10,000 रुपये का किसी म्यूचुअल फंड में उन्होंने खरीद लिया, लेकिन 15 दिन बाद वो सोचते हैं यार मेरे तो पैसे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो उसको वहीं का वहीं बेच देते हैं। तो लेकिन अब इस माइंडसेट के साथ में आप पैसा अर्न नहीं कर सकते। तो आपको इन्वेस्टिंग की माइंडसेट आपको करनी पड़ेगी कि कोई क्वालिटी की चीज़ आप खरीदो और उसको आप लॉन्ग टर्म तक बेसिकली होल्ड करो। चाहे आप उसको, अलग अलग टूल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग पर बेसिकली फोकस करने की ज़रूरत है। अब जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हम जानते हैं स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास लंबा समय है, आपका गोल दूर है, तो आपके पास आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। हमने देखा है लॉन्ग टर्म में कि स्टॉक मार्केट ने मतलब मिनिमम आप कह लो कि 10, 12, 13% का रिटर्न तो दिया ही है इंडेक्स ने, अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटाइल होता है, लेकिन इसी वोलेटिलिटी को कम करने के लिए हमारा अगर गोल अगर लॉन्ग टर्म का है तो फिर हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कितना पैसा हमें जो है ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो वोलेटाइल होती है, यानी कि हमने आज अगर यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है उस 10,000 की वैल्यू सेम 10,000 ना भी हो सकता है 10,000 की वैल्यू 12,000 भी हो जाए और हो सकता है 10,000 की वैल्यू 8,000 भी हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मार्केट को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो कितना पैसा आपको इक्विटी मार्केट में बेसिकली डालना चाहिए, जब हम स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि एक फॉर्मूला है आपके पास कि 100 माइनस योर एज, यानी कि 100 में से अपनी एज को माइनस करो, उतना % आपको जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, यानी कि 70% पैसा जो भी आप अपना बचाते हो उसका 70%, 100 रुपये अगर आपने बचाए तो 70 रुपये आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसको
देख सकते हो। इसीलिए बेसिकली अब जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि 100 रुपये में से 70 रुपये मुझे बेसिकली क्या कहाँ डालने हैं कि स्टॉक मार्केट में डालने हैं। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक ही जगह अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना होता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कभी कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करती है। कभी आपने देखा है गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, कभी आपने देखा है स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट भी हम जानते हैं कि सारा पैसा अगर हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई या कोई वॉर की सिचुएशन आ जाती है या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट क्रैश होता है और मार्केट 10%, 15%, 20%, यहाँ तक कि 30-30, 40-40% भी मार्केट कभी कभी गिर जाता है। अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि जो सेंसेक्स कोविड से पहले 52,000 पर ट्रेंड कर रहा था, वो सेंसेक्स वापस जो है वो 26-27,000 पे आ गया था। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है उनको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया होगा, जैसे कुछ पैसा आपने जो है वो इक्विटी मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसा आपने जो है वो गोल्ड में लगा दिया, कुछ पैसा आपने जो है वो रियल एस्टेट में लगा रखा है, अलग अलग जगह अगर आपने पैसे को डाइवर्सिफाई अगर आपने किया हुआ है तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा उस गिरावट का असर नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। वो शॉर्ट टर्म में गिर भी जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में तो उसको ऊपर ही जाना है। तो इस तरीके से ये 100 माइनस योर एज का जो फॉर्मूला है ये आपने इक्विटी मार्केट में जो है वो लगा दिया। अब जब इक्विटी मार्केट में आपने ये फॉर्मूला लगा दिया और आपने वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो अब बहुत से लोग ये होते हैं कि वो फिर भी पैनिक क्रिएट कर देते हैं। उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी है, लेकिन तब भी क्या होता है, कुछ न्यूज़ में सुन के कि ऐसा बहुत बड़ा कुछ युद्ध होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है और 20% की गिरावट आ सकती है, 50% की गिरावट आ सकती है, न्यूज़ को सुन के, अफवाहों को सुन के, किसी के कहने पे, इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कर देते हैं और वहाँ से वो नुकसान बुक कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपने इन्वेस्ट किया है, एक क्वालिटी चीज़ में आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको बेचने के लिए प्रॉपर कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए कि आप उसको क्यों बेच रहे हो। सिर्फ न्यूज़ के बेस पे, अफवाहों के बेस पे आपको क्या करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल आपको नहीं करना है। ये हमको बेसिकली ध्यान रखना है। हम उसके बाद हम जब बात करें कि कैसे आप अपने जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, या जो है गिरावट है या नुकसान है मार्केट का, उसको कैसे आप कम कर सकते हो। देखो, मार्केट में जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, आप दो तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। एक, डायरेक्ट स्टॉक में किसी भी कंपनी का सीधा शेयर आप खरीद सकते हो, और दूसरा म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट स्टॉक में सपोज करो आपने उदाहरण के लिए रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, तो अब रिलायंस कंपनी के अगर आपने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब भविष्य में रिलायंस चाहे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा तो आपको बेसिकली नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि आप किसी कंपनी का शेयर क्यों खरीद रहे हो, और उसमें भी आपको एक सिंगल कंपनी में अपने सारे पैसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, कि जिसमें बहुत सारे, आपको एक ऐसी बास्केट बनानी है बेसिकली कि जिस बास्केट में आप अपने स्टॉक्स को बेसिकली इन्वेस्ट कर सको। तो लोग क्या करते हैं, वो अपने पैसे को किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उनका पैसा वहाँ डूब जाता है। लेकिन अगर आपको एक बास्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे आपके एक पोर्टफोलियो में 20-25 या 15-20 अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक्स हैं, तो उसमें से अगर एक दो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली भविष्य में ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आपने सिंगल एक या दो कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया है तो आप बहुत बड़े रिस्क, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। तो इस तरीके से अब जैसे सपोज़ करो कभी आपने अगर खाली येस बैंक में ही अगर आपने इन्वेस्ट किया होता जब वो अपने बुलंदियों पे था, तो उस समय आज आपने देखा येस बैंक का क्या हाल है। कभी आपने जेट एयरवेज़ में अगर इन्वेस्ट किया होता, आज आपने देखा जेट एयरवेज़ का क्या हाल है। तो इस तरीके से सिंगल कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जो क्वालिटी की कंपनियां हैं आप उनमें इन्वेस्ट करो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। किसी के कहने पे नहीं, आपने न्यूज़ में सुन लिया, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं से आपको टिप्स मिल गई, किसी ने आपको कह दिया और आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है किसी कंपनी के बारे में, कि कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके टेक्निकल्स कैसे हैं, आने वाले टाइम में कंपनी के पास क्या प्लान है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, उसको कंपनी के पास कर्जा कितना है, क्या कंपनी के आने वाले प्लान हैं, क्या कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो भविष्य में जिनकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। सपोज करो कंपनी का ऐसा कोई प्रोडक्ट है वो आज तो चल रहा है, लेकिन 5 साल बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में से आउट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ रही हैं। तो आपको ये देखना है क्या कंपनी बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढाल रही है, समय के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंज कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हैं,
तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको कोई शेयर खरीदना है। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, जिसमें कि एक फंड मैनेजर होता है। आप अपने पैसे, आप और हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर अपने पैसे एक फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर हमारे पैसों को जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जो है वो स्टॉक्स में। जैसे अगर हमने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें जो है वो 50 कंपनियाँ, 60 कंपनियाँ, 70 कंपनियाँ, इस टाइप के पोर्टफोलियो में कंपनियाँ होती हैं। तो आपका पैसा जो है वहाँ पे स्टॉक्स के मुकाबले रिस्क जो है बेसिकली वो कम होता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो है वो रिस्क प्रोफाइल कैसा है आपका। आप क्या अच्छी रिसर्च कर सकते हो स्टॉक की, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। अगर आप अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते हो, आप जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। अब जैसे इंडिया में बात करें हम निफ्टी की और सेंसेक्स की, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी है, तो आप जो है जैसे दो मेन इंडेक्स हैं इंडिया में, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं, सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ हैं। तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा इंडिया की टॉप की 50 कंपनियों में जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। ये 50 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे तय होती हैं। जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप होता है उसी आधार सबसे ज़्यादा मार्केट कैप की कंपनी पहले नंबर पे होगी, उससे कम मार्केट कैप वाली दूसरे पे, तीसरे, चौथे, इस तरीके से पूरा 50 कंपनियां होती हैं। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है वो कंपनी इंडेक्स से बाहर हो जाती है और उसकी जगह पर कोई नई कंपनी बेसिकली इंडेक्स में आ जाती है। यही चीज़ सेम सेंसेक्स के साथ में है, उसमें 30 कंपनियां होती हैं। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो इंडेक्स से बाहर हो जाती है, उसकी जगह पे कोई अच्छा परफॉर्म वाली जो कंपनी है वो इंडेक्स में आ जाती है। तो इंडेक्स अपने आप को रीबैलेंस जो है वो करता रहता है। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, ये काम आपका इंडेक्स करेगा ऑटोमेटिक। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लिया, आप इंडिया की टॉप की 50 कंपनियां या फिर टॉप की 30 कंपनियों में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनियां ग्रो करेंगी, आपका पैसा ग्रो होगा। इस तरीके से आप जो इंडिविजुअल स्टॉक का जो रिस्क है वो बेसिकली आपका मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि कितना भी बड़ा एक्सपर्ट कोई क्यों ना हो, ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा शेयर भविष्य में जो है वो ऊपर जाएगा और कौन सा शेयर जो है भविष्य में वो नुकसान देगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, बहुत बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी भी स्टॉक पिकिंग जो होती है कभी कभी गलत निकल जाती है कि कोई शेयर अगर वो खरीदते हैं तो वो शेयर वो उन्होंने जिस उम्मीद के साथ में खरीदा था वो शेयर उनको वो रिटर्न नहीं देता है। तो आप इंडेक्स फंड के साथ में आप जा सकते हो। वैसे भी जो विश्व के महान निवेशक रहते हैं वो कहते हैं इस बात को कि आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा। इसके बाद बात आती है कि अब आपको जब आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, आपने मन बना लिया कि मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, तो अब बात आती है कि आप एसआईपी के थ्रू करो या लमसम के थ्रू करो। आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने इंडेक्स फंड में अपने पैसे को सपोज करो इन्वेस्ट करना है, या फिर आप म्यूचुअल फंड के जरिए जो है जाना चाहते हो। अब आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, या तो आप एकदम कर सकते हो लमसम के तरीके, या फिर आप हर महीने एसआईपी के रूप में कर सकते हो। तो एसआईपी बहुत बढ़िया ऑप्शन है आज की डेट में, बहुत कम से आप शुरुआत कर सकते हो। महीने में आप 500 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हो अपने एसआईपी से। आप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपने पैसे को बेसिकली इन्वेस्ट करना है, तो अब बात आती है इसके पार्ट 3 की आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो या फिर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करो। आप दो तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एक, आप सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने अपनी सैलरी का कुछ परसेंट या अपनी इनकम का कुछ परसेंट आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास आपने बहुत सारा कुछ पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है आज के टाइम में। आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने पैसे को, और उसको आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम सब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का जो पहला रूल है, हमने देखा कि सबसे पहले जो इसकी बुक की ही बात है, वही पॉइंट है कि लिव ऑन लेस देन यू अर्न एंड इन्वेस्ट द रेस्ट। यानी कि सबसे पहले आप क्या करो, अपनी जो आपकी इनकम है उससे आप कम पे जीना सीखो, और जो भी आपका पैसा बचता है उसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आपकी इनकम का आपको मिनिमम 10% आपको मंथली इनकम का हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये है, उसका 10% आप 5,000 रुपये को अलग निकाल लो, और उसको आप हर महीने आप सिस्टमेटिक तरीके से क्या है एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद क्या है, इसको ऑटोमेटिक बनाओ। अपने बैंक अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आप दे दोगे, और तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा आपका कटता रहेगा, और हर महीने आपका 5,000 रुपये आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर आपकी इनकम जो है, जो भी आपकी इनकम है उसका 10% पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके इन्वेस्टमेंट में बेसिकली जाता रहेगा। इससे आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है, कभी मार्केट ऊपर होती है, कभी मार्केट नीचे होती है, तो आप हर प्राइस पर बेसिकली बाई करते जाते हो हर महीने, तो इसलिए आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है।
दूसरा इसमें ये बेनिफिट है कि एक तो ये इजी होता है और दूसरा क्या है कि स्ट्रेस फ्री होता है। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, मैंने महंगे पे तो नहीं खरीद लिया। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर महीने खरीद रहे हो तो एवरेजिंग आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि लमसम के तरीके से। अब लमसम में बेसिकली ऑथर कहते हैं कि आपको जो टोटल पैसा है आपका वो एकदम इन्वेस्ट नहीं करना है, सारा का सारा पैसा। आपको क्या करना है, जितना भी पैसा आपके पास है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, तो आपको उसको 10 या 12 से आपको जो डिवाइड करना है। मान लो आपने 10 से डिवाइड कर लिया, तो अब आपका जो है वो 10,000 रुपये आ गया आपके पास। तो आपको ये 10,000 रुपये टोटल मिला के हर महीने इन्वेस्ट करना है। यानी कि 10,000 रुपये जब आप 10 महीने तक आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका टोटल 1 लाख रुपये जमा हो जाएगा। यानी कि आप एकदम 1 लाख रुपये न डाल के उसका 10वां भाग आप हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आपने 1 लाख रुपये एक बैंक अकाउंट में रखा, वहाँ से आपने क्या किया, 10,000 रुपये हर महीने आपके खाते से कट रहे हैं और 10 महीने तक वो चले जाएंगे। इससे आपको एवरेजिंग मिल जाएगी, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको 10 महीने का एवरेज बाई प्राइस मिल जाएगा बेसिकली, और आपका 1 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। एकदम लमसम इन्वेस्ट, मोटी रकम आपको एकदम नहीं इन्वेस्ट करनी है, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। अब बात आती है कि चूजिंग अ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या स्टॉक ब्रोकर। जैसे कि अब आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो वो कैसे आप चूज़ करोगे? जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे डीमैट अकाउंट है, लेकिन कुछ के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि कुछ टाइम बाद वो डीमैट अकाउंट बंद करने पड़ जाते हैं। तो आप किन बातों का ध्यान रखो जब आप एक डीमैट अकाउंट को अपने ओपन करो, वो इसमें ऑथर कहते हैं। एक तो उसमें ऑप्शन होना चाहिए वाइड रेंज ऑफ फंड्स का, जो सभी प्रकार के फंड्स को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आपको देता हो। वो म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो, इंटरनेशनल फंड्स हों, आपके जो कमोडिटीज़ के हों, गोल्ड फंड हों, बॉन्ड हों, हर चीज़ जो आपको प्लेटफॉर्म पे बेसिकली मिले जहाँ पे आपको इन्वेस्ट आप कर पाओ, ऐसा ब्रोकर आपको जो है चुनना है। ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसमें हो, यानी कि आपने एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट के बेसिकली क्या है वो आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाए। तीसरा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जिसमें अवेलेबल हों, जिसमें कि स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड है, गोल्ड है, सिल्वर है या दूसरे अदर्स हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली उसमें होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लो ब्रोकरेज होनी चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ब्रोकरेज बेसिकली, कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं या फिर एनुअल मेंटेनेंस के रूप में आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपको पहले कंपेरिजन करना है कि किसकी एनुअल मेंटेनेंस जो है वो कम है, कौन जो है वो कम ब्रोकरेज ले रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसके चार्जेस बेसिकली कम है वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये है कि ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि जिनमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो केवल रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रोकर है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको जो है वो यानी कि 1% का भी अगर अंतर आपको रिटर्न में मिल गया तो आपको ये 1% आपको 20 साल में बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको चार्ज करता है। तो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको जो है वो इन्वेस्ट करना है। अब आता है इसका पार्ट 4 कि जिसमें है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है वो डाइवर्सिफाई करना है। एक तो आपने इक्विटी में क्या किया कि 100 माइनस योर एज, जितनी आपकी एज है उसको आपने 100 में से माइनस किया और उतना पैसा आपने जो है वो इक्विटी मार्केट में बेसिकली इन्वेस्ट कर दिया। अब केवल इक्विटी मार्केट में ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अब बाकी पैसा जो आपका है वो आपको दूसरी एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। कभी भी एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा अपना इन्वेस्ट मत करो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश जो है वो बेसिकली अपने पास रखना चाहिए। कुछ पैसा आपको कैश में भी अपने पास रखना चाहिए। उससे एक तो आपकी जो कभी भी अगर आपको ऐसे किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कैश में पैसा आपके पास रहेगा कि जो आपको जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दूसरा ये है कि कभी मार्केट में जब डाउन आता है, मार्केट में क्रैश आता है, उस समय अगर आपके पास कैश है तो आपके पास मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। सपोज करो अभी कोविड के टाइम पर जब इंडेक्स जो है 50% क्रैश हो गया था, 50% इंडेक्स नीचे आ गया था, तो उस समय जिसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, यानी कि जब सेंसेक्स 26,000 पे था, जब वहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो आज जब सेंसेक्स वापस 65,000 चला गया, देखो कितना प्रॉफिट उसको होगा। तो इसलिए उस समय आपके पास कुछ पैसा कैश के रूप में होना चाहिए ताकि आप उस मौके का आप फ़ायदा उठा सको। कभी कभी ऐसी नौबत होती है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टियां हैं, बहुत कम दामों पे मिल रही होती हैं, लेकिन आपके पास कैश में पैसा नहीं होता है। कभी कभी गोल्ड बहुत नीचे आ जाता है लेकिन आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। तो आपको कुछ पैसा अपने पास कैश में भी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप फंड्स की बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाउ मैनी फंड्स, कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में
हद से ज़्यादा फंड भी नहीं होने चाहिए। आपने 3-4 फंड अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ले लिए हैं तो बहुत है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपने 15 फंड, 20 फंड, 50 फंड अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख लिए हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कंपनी को जो है पे करोगे। तो आपको सिलेक्टेड फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में बेसिकली रखने हैं। आपको अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपके स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड हो गया या ETF हो गया। जैसे इक्विटी में आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, आप बॉन्ड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में, सिल्वर में। और गोल्ड और सिल्वर की जब बात आती है तो आजकल गोल्ड और सिल्वर के लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें या फिर गोल्ड के ETF मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ETF के जरिए, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उनके जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिल्वर के ETF मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो गोल्ड बाई करके अपने घर में रखना है तभी आपको इन्वेस्ट करना है। आप गोल्ड ETF ले लो, आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड ले सकते हो, आप सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका जो पैसा है वो उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा जैसे आपका फिजिकल गोल्ड का आपका बढ़ता है। बल्कि फिजिकल गोल्ड में तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम पे जो फिजिकल गोल्ड है, जब आप उसको वापस करने जाओगे तो उसमें कुछ कटाई छटाई भी आपको जो है वो बेसिकली कट जाए आपके उसमें। लेकिन जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है आपका या फिर जो गोल्ड के ETFs हैं, वो आपको बेसिकली एक्चुअल प्राइस उस समय का देते हैं। तो आप वहाँ इन्वेस्ट अपने पैसे को कर सकते हो। आप रियल एस्टेट अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आप कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ ले सकते हो, उनको आप रेंट पे दे सकते हो, वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग एसेट क्लास में आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। सारे पैसे आपको एक ही एसेट क्लास में आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये साइकिल होता है। किसी साइकिल में इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी गोल्ड सिल्वर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी जो है वो रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो रखना है, अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, पूरी रिसर्च अपनी करनी है, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने पे आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई टिप्स के आधार पे कोई आपको आके बता दे कि आप वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये आपको नहीं करना है। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कोई भी जब भी पैसा कमाने की बात आती है या पैसे को ग्रो करने की बात आती है तो इसमें समय लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट कर दिया और कल आप बेसिकली करोड़पति बन गए। ये एक लंबी प्रोसेस है बेसिकली। यहाँ से जब आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है तो आपको बेसिकली यहाँ से अच्छा रिटर्न जब लॉन्ग टर्म में मिलता है तो वो बहुत बड़ा कॉर्पस आपके लिए इकट्ठा करके देता है। लेकिन उसके लिए समय लगता है। रातों रात अमीर बनने वाली जो भी स्कीम है उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। जो भी